विद्यार्थियों, आज की करंट अफेयर की क्लास में मैं 3 विषयों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट की चर्चा करूंगा और वह रिपोर्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020। इसके बाद मैं चीन और ताइवान के संबंधों पर चर्चा करूंगा जो आजकल चर्चा में है, और इसी के साथ मैं एक उइगर समुदाय जो चीन का अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है उस पर होने वाले अत्याचार तथा इस मानवाधिकार के हनन को लेकर अमेरिका के साथ चीन के बढ़ते हुए टकराव की चर्चा करूंगा। तो इन 3 टॉपिक को हम आज लेंगे। इसके पहले हम सबसे पहले लेते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये सूचकांक 2007 से प्रतिवर्ष सिडनी स्थित एक संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक साइंस पीस द्वारा जारी की जाती है, जिसमें पहला स्थान आइसलैंड का है। आइसलैंड के बाद दूसरा स्थान न्यूजीलैंड और तीसरा पुर्तगाल। तो इस प्रकार इस वर्ष की सूची में जो परीक्षा दृष्टि इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं कि हमारे देश का क्या स्थान है, अर्थात भारत का क्या स्थान है। तो भारत, पहले हम देख लें कि पिछले वर्ष भारत की रैंक क्या थी। तो पिछले वर्ष भारत की रैंक 141 थी 163 देशों की सूची में, और इस बार 163 देशों की सूची में भारत की रैंक 2 पायदान 2 स्टेप एडवांस होकर बढ़कर 139 है। तो अगर हम इस पीस इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन को पिछले कुछ वर्षों में एक नज़र डालें तो पाते हैं कि भारत का प्रदर्शन कमोबेश 136 से लेकर 141 के बीच बना हुआ है, बहुत प्रगति नहीं हो पा रही है। जैसे हम देखते हैं कि 2018 में इस पीस इंडेक्स में भारत की 136 रैंक थी और इसके पहले 2017 में 137 रैंक थी। लेकिन हम इस सूची में कुछ अपने पड़ोसी देशों को देखते हैं। भारत के 8 पड़ोसी देश हैं। इसमें सबसे पहले हम ये कर दें कि केवल 2 देशों को छोड़कर, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, शेष सभी पड़ोसी देशों से भारत की स्थिति कमजोर है। अफगानिस्तान इस सूची में ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर है, अर्थात 163वें रैंक पर है, और पाकिस्तान 152वें रैंक पर है। तो इसमें हम देखते हैं कि भूटान, जो भारत का घनिष्ठ मित्र देश है, एक अच्छी कंडीशन में है, 19वें रैंक है, और चीन की 104वीं रैंक है। म्यांमार, जहां पर लंबे समय तक तानाशाही पूर्ण सैनिक शासन रहा, यद्यपि अब वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, 127 रैंक है। और इस सूची में नेपाल, जिसके साथ अभी भारत का सीमा विवाद भी चल रहा है, 73वां रैंक है, और दक्षिण में स्थित श्रीलंका की 77वीं रैंक है, 77 रैंक है। और पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसके साथ हमारी सबसे बड़ी सीमा लगती है और हमारा मित्र देश है, ये बात अलग है कि अभी चीन के प्रति उसका झुकाव बढ़ रहा है, इस सूची में उसकी 97 रैंक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पूरी सूची में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, इसे हम बहुत संतोषजनक नहीं कर सकते। थोड़ा अन्य रिपोर्ट को चाहे रिवीजन के दृष्टिकोण से देख लेते हैं कि अभी हमने 2 दिन पहले जो लेक्चर दिया था उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की थी। उसमें भारत की 144 144वीं रैंक थी, और प्रेस इंडेक्स में भारत की रैंक 142 थी, 142 थी। हम ये देखते हैं कि इस ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे पिछड़े देशों में कौन कौन आते हैं। तो सबसे पिछड़े देशों में अफगानिस्तान है 163वें रैंक पर। इसके बाद अशांत देश, पश्चिम एशिया का देश सीरिया है, जिसकी रैंक 162 है। इराक है, दक्षिणी सूडान है और यमन है। ये सभी देशों में एक प्रकार से गृह युद्ध चल रहा है, गुटबंदी है, सैन्य टकराव है, हस्तक्षेप है, कट्टरवाद है, आतंकवाद है। इसके कारण यहाँ पर शांति की स्थिति संतोषजनक नहीं।
तो इस प्रकार आज के इस टॉपिक में ये हमारा पहला टॉपिक रहा। अब हम मूव करते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, ताइवान एवं चीन के संबंध। विद्यार्थियों, ताइवान और चीन के संबंध आज कैसे हैं, इस विषय पर चर्चा करने के पहले हम ये समझ लें कि जो ताइवान है उसका चीन के साथ क्या ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ता है, और ताइवान ऐतिहासिक दृष्टि से कैसे एक देश के रूप में, जो कि पहले फार्मोसा द्वीप कहलाता था, अस्तित्व में आया। ये कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो चीन है वह मित्र राष्ट्रों में शामिल था। उस समय पूरी दुनिया में दो गुट थे। एक गुट था मित्र गुट, जिसे हम एलाइड पावर कहते थे, मित्र गुट, और एक्सिस पावर एक धुरी गुट था, जिसे हम दो गुटों में ये विश्व युद्ध चल रहा था। ये द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है 1939 से 45 के बीच चला, और अंततः इस विश्व युद्ध में मित्र गुट विजेता बने। मित्र गुटों में चीन शामिल था। मित्र गुट में शामिल देश थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। उस समय चीन के प्रधानमंत्री चियांग काई शेक थे, और चीन में एक लोकतंत्रात्मक सरकार कायम हुई थी। चीन का इतिहास ये बताता है कि राजाओं महाराजाओं के द्वारा शासित होते हुए यह 1911 में डॉक्टर sun यat-sen के नेतृत्व में मांचू वंश से आजाद हुआ। डॉक्टर sun यat-sen को चीन का गांधी भी कहा जाता है। इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है कुमिंगतांग पार्टी। ध्यान से समझिएगा, ये एसएससी की परीक्षा में प्री में 2012-13 में क्वेश्चन आया है, कुमिंगतांग पार्टी। कुमिंगतांग पार्टी डॉक्टर sun यat-sen की पार्टी है। तो उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो उस समय चीन की राजनीति में साम्यवादी विचारधारा का तेजी से माओ से तुंग के नेतृत्व में विकास हुआ। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहां गृह युद्ध की स्थिति आई, और यह गृह युद्ध लंबा चला और माओ से तुंग की जीत हुई। माओ से तुंग साम्यवादी विचारधारा के थे, और कुमिंगतांग पार्टी के नेता चियांग काई शेक अपनी सेना के साथ, अपने अनुयायियों के साथ भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। भागते भागते वो जाकर एक द्वीप पर, जिसे फार्मोसा द्वीप कहा जाता है, यहाँ हम रोक कर आपको बता देना चाहते हैं कि इसी फार्मोसा द्वीप पर कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हुआ था। यद्यपि ये आज भी एक विवादित प्रश्न बना हुआ है और इसकी प्रामाणिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। तो जो फार्मोसा द्वीप था, वहां पर जाकर चियांग काई शेक ने अपनी सरकार स्थापित की, और शेष और जो माओ से तुंग की जो सेना थी, मित्रता के कारण, या ये ज्यादा तर्कसंगत होगा कि जल शक्ति कमजोर होने के कारण, नेवल पावर कमजोर होने के कारण ताइवान पर कब्जा नहीं किया जा सका। तो उसी फार्मोसा द्वीप को हम ताइवान के नाम से जानते हैं। ताइवान आज एक लोकतांत्रिक देश है। मित्र देशों ने ताइवान को मान्यता दी थी। चीन में 1949 में एक साम्यवादी दल सत्ता में आया, माओ से तुंग आए, और एक प्रकार से चीन तेजी से एक शक्तिशाली देश के रूप में उदित हुआ, और ये चलता रहा। और ताइवान के जो रिश्ते हैं दुनिया के प्रमुख देशों के साथ बनते रहे। प्रारंभ में साम्यवादी चीन को विश्व की शक्तियों ने मान्यता नहीं दिया, लेकिन समस्या तब उलझना शुरू हुई जब 1971 के बाद, जब अमेरिका में राष्ट्रपति निक्सन थे, चीन की उभरती हुई अर्थव्यवस्था, एक बड़ा बाजार आदि से प्रभावित होकर वर्तमान साम्यवादी चीन को मान्यता दी, और वहीं से ताइवान की कहानी बिगड़नी शुरू हुई, और ताइवान एक उपेक्षित देश के रूप में बनता चला गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1990 के बाद की जो बदली हुई परिस्थितियों में ताइवान भी तेजी से अपना विकास किया। तकनीकी दृष्टिकोण से, इलेक्ट्रॉनिक
और तमाम चीज़ों में, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ताइवान अपने को मजबूत करने लगा, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने लगा, अमेरिका और विश्व के कई देशों का साथ मिला। ये बात अलग है कि चीन भी पीछे पड़ा रहा। आज चीन ये चाहता है कि दुनिया के बड़े देश अगर हमसे कारोबारी रिश्ता करना चाहते हैं तो ताइवान को वो स्वतंत्र रूप से मान्यता न दें। आज चीन की वन चाइना पॉलिसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी बन चुकी है। वो दुनिया के जिन देशों के साथ रिश्ता रखना चाहता है, इसी के तहत वो चाहता है कि ताइवान को उसे ताइपे चीन या ताइवान चीन के नाम से जाना जाए, चीन के अधीनस्थ प्रांत या विद्रोही प्रांत के रूप में जाना जाए। तो भाई इस समय क्या चल रहा है ताइवान में? अभी जब चीन एक तरफ भारत में गलवान घाटी में भारत से टकराव ले रहा है, उधर दक्षिणी चीन सागर में वो कई देशों वियतनाम, सिंगापुर, जापान से टकराव ले रहा है, और इधर हम देख रहे हैं कि उसका अमेरिका के साथ कोरोना के मुद्दे पर शीत युद्ध जारी है। अभी ताइवान में भी अपने 2 जंगी जहाज, नौसैनिक जहाज घेरने के लिए भेजे। तो ऐसी परिस्थिति में ताइवान के साथ उसका टकराव और संभावी। तो ताइवान के जो राष्ट्रपति साई इंग वेन है, इनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है। साई इंग वेन एक स्वतंत्र ताइवान के पक्षधर है और चीन किसी भी स्तर पर इसे होने नहीं देना चाहता। अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ है। अन्य देश मतलब ब्रिटेन वे ताइवान के साथ है। बहुत से ऐसे भी देश हैं जो खुलकर ताइवान के साथ नहीं आना चाहते, लेकिन वह छोटे छोटे देश ताइवान के साथ अपने संबंध को बनाए रखना चाहते हैं। अभी कोरोना वायरस के प्रभावशाली नियंत्रण में ताइवान की बड़ी प्रशंसा हुई। ताइवान ने कोरोना वायरस को काफ़ी प्रभावशाली तरीके से कंट्रोल किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, एक पुरानी बात को हम यहाँ उद्धृत कर दें, कहा जाता है कि 2 विशेष पर्दे हैं जो दुनिया के देशों ने अपने यहाँ लगा रखे हैं। एक आयरन कर्टन है और एक बम्बू कर्टन। आयरन कर्टन के बारे में कहा जाता है लौह पर्दा, ये रूस ने लगा रखा था, जो अब शीत युद्ध के बाद समाप्त होने के साथ वो पर्दा जंग खा गया और गल गया। और एक है बम्बू कर्टन, बांस का पर्दा, जो चीन अपने समाज और अपने देश में लगा रखा है। मतलब कि वो अपने देश में लोकतांत्रिक मानवाधिकार प्रसाद को बिल्कुल छूट नहीं देना चाहता। चीन नहीं चाहता कि दुनिया के देश जाने कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन आज वैश्वीकरण के दौर में अब बातें छिपाई नहीं जा सकती, किसी भी पर्दे के द्वारा उसको रोका नहीं जा सकता। तो नज़रिया ये है कि ताइवान जो फार्मोसा द्वीप पहले कहा जाता था, आज चीन के साथ टकराव की दशा में है। क्या चीन इसे समाप्त कर सकता है या अपने? प्रश्न ये उठता है कि क्या ताइवान को चीन अपने देश में युद्ध के द्वारा विलय कर सकता है? ऐसी परिस्थितियां दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि ताइवान आज एक शक्तिशाली देश भी है, रक्षा हथियारों में भी ये काफ़ी ताकतवर हो चुका है। और बदले हुए विश्व परिस्थितियों में आज विश्व के सैन्यवादी शक्तिशाली पूंजीवादी अमेरिका और अन्य देश भी ताइवान का खुलेआम मदद कर रहे हैं। अभी भारत के साथ चीन का जो टकराव हुआ, ऐसी परिस्थिति में वहाँ राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित समारोह में भारत से भी 2 प्रतिनिधि शामिल हुए। इससे भारत का भी इशारा ताइवान के प्रश्न पर अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ देने को लेकर के है। तो ऐसी स्थिति में आज वह समय नहीं है 19वीं शताब्दी का कि केवल शक्ति के बल पर किसी देश को अपनी सीमा में मिलाया जा सके। और निश्चित रूप से चीन आज एक तानाशाही फासिस्ट देश के रूप में उदित हो रहा है। वो विस्तारवाद के जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसी परिस्थितियों में उसको कई देशों के साथ एक साथ मोर्चा लेना तर्कसंगत नहीं लगता। चीन के साथ टकराव का तीसरा मुद्दा उइगर समूह के दमन को लेकर के। ये कौन है उइगर, जो पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बने हुए हैं? चीन की सरकार इन्हें अलगाववादी मानकर इनके साथ व्यवहार कर रही है। तो आइए समझते हैं कि ये उइगर कौन है। उइगर समूह चीन के अनेक अल्पसंख्यक समूहों में से एक हैं जो इस्लाम को मानते हैं।
माना जाता है कि इनकी आबादी लगभग 84 लाख के आसपास है और ये चीन के उत्तर पश्चिम में शिनजियांग प्रांत में रहते हैं। ये जो क्षेत्र है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान की सीमा से मिलता है। ये उइगर समूह तुर्की मूल के हैं। ये इनकी अपनी संस्कृति है। हालांकि इनकी एक बड़ी संख्या चीन की मंदारिन भाषा को बोलती है। विद्यार्थी मंदारिन भाषा चाइनीज भाषा को कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। तो चीन में अन्य मुस्लिम समूह भी हैं, इनमें हुई भी हैं। चीन में हुई मुस्लिम समूह भी हैं जो लगभग 1 करोड़ के आसपास हैं और कैजोक्स समुदाय के लोग भी हैं, ये भी इस्लाम को मानते हैं। तो इस प्रकार चीन का जो उइगर समूह के साथ जो व्यवहार है ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। अमेरिका उइगर समूह के दमन को लेकर काफी सख्त तेवर अपना रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस मुद्दे को उठाया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उइगर मानवाधिकार समूह के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश जारी कर चुका है। चीन का यह तर्क है कि ये अलगाववादी समूह है, ये चीन की भाषा, सरकारी अभियान और वहाँ के प्रतीक चिन्हों आदि में इनका विश्वास नहीं रहता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये 10 लाख उइगर मुस्लिम समूह चीन के विभिन्न डिटेंशन या हिरासत केंद्रों में मौजूद हैं। इनके बच्चों और महिलाओं को जबरन दास बना लिया गया है। हालांकि ऐसी कई मानवाधिकार संगठनों में दावा किया जा रहा है, लेकिन चीन के अपने आधिकारिक बयान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है और ये माना जरूर जा रहा है कि चीन इनको अपनी सरकारी भाषा, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों या साम्यवादी शासन के निष्ठा की बातों को बढ़ावा देने में लगा रहता है। तो इस प्रकार ये उइगर समूह आजकल चर्चा में है और इस मुद्दे को लेकर अमेरिका के साथ चीन का टकराव बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार आज हम देख रहे हैं कि चाहे दक्षिणी चीन सागर का मुद्दा हो, उससे भी चीन का अमेरिका के साथ टकराव है। उइगर प्रश्न को लेकर के भी है, ताइवान के प्रश्न को भी लेकर के है और भारत के गलवान घाटी पर भी अमेरिका का एक प्रकार से अप्रत्यक्ष समर्थन है। अमेरिका ने अपने 2 जंगी जहाज दक्षिणी चीन सागर में भेज दिए हैं। तो आज हम ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट के बाद 2 टॉपिक पर जो चर्चा किए थे, जिसमें ताइवान और उइगर, ये चीन के विवाद से जुड़ा हुआ है। अगली क्लास में हम चीन के हांगकांग के साथ जुड़े हुए विवाद की चर्चा करेंगे, जहां पर चीन द्वारा पारित किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर जो 1 जुलाई 2020 से लागू हुआ, विरोध बढ़ता जा रहा है। इस पर भी अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों ने चीन की कड़ी आलोचना की है। उसमें मिला सकता है